सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तो बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां एक और हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है और अब एक और हिंदू की हत्या की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश से तमाम ये दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद से अब पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से बांग्लादेश पर हैं। इससे पहले भी भारत की तरफ से बयान जारी किया गया था और कहा गया था कि बांग्लादेश की हर घटना पर भारत नजर रख रहा है। ऋतिक, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वहां पर 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की है वो वहां पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब ये घटना कहां पर हुई है और किस व्यक्ति की हत्या की गई? बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जिस तरीके से रजत हिंदुओं को, मैं सीधे तौर पे कहूंगा हिंदू अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को जिस तरीके से टारगेट करके मौत के घाट उतारा जा रहा है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार साफ तौर पे हिंदुस्तान को ही बार बार इस तरीके से कह सकते हैं कि परेशान करने की कोशिश कर रही है, उनको विचलित करने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर एक और हिंदू की जान ली गई है। आखिर सवाल यही है कि दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, ऐसे कितने नाम हैं, और अब एक बार फिर से एक और हिंदू समुदाय का इंसान बांग्लादेश में हिंसा की बलि चढ़ गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये ताज़ा जो घटना है ये बांग्लादेश के सुनामगंज जिले की है, जहां पर जॉय महापात्रो नाम का ये शख्स था, हिंदू शख्स, जिसकी हत्या कर दी गई। और बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसमें ये शख्स महापात्रो भी अब इसका शिकार। तो मतलब पहले दीपू चंद्रदास, फिर तमाम अमृत मंडल और अब इसमें जॉय महापात्रों का नाम जुड़ गया है। तो क्या इनके परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? जॉय महापात्रों के परिवार की तरफ से अगर कोई बयान आया है, क्या कुछ बयान दिया गया है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए मृतक के परिवार ने साफ तौर पर कहा, सबसे बहुत बड़ा मतलब कह सकते गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वहां के स्थानीय व्यक्ति ने मृतक को पीटा और उसके बाद उसे जहर दे दिया। अब आप सोचिए किस तरीके से उसकी नृशंस हत्या की गई। पहले उसे मारा गया और शायद उसकी मंशा ये थी ना कि उसे अधमरा करके जहर खिला दें और उसके बाद उसकी जान ले लें। बिल्कुल, महापात्रों को मारने के मकसद से ही वो शायद उसको पीट रहा था और उसके बाद उसको जहर दे दिया, ऐसा उसके परिवार ने आरोप लगाया है। हालांकि बाद में सिलहट उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में महापात्रों को एडमिट कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना उस घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है रजत, जिसमें चोरी के शक में पीछा कर रही भीड़ से बचने के लिए नहर में कूदने से 25 साल के एक हिंदू युवक की जान गई थी। वो डर का शिकार हुआ। क्या लगातार एक एजेंडा बना दिया गया है? क्या लगातार एक डर का माहौल बना दिया गया है? क्या मतलब छोटे मोटे गंभीर आरोप लगाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की घटनाएं साफ तौर पर सवाल यही है ना, सोची समझी साजिश लग रही है। बिल्कुल प्री प्लान्ड थिंग्स। अगर हम देखें तो क्या बांग्लादेश, क्या अब तक सिर्फ वहां पर हिंदुओं को ही क्यों, वह बांग्लादेश में हर समुदाय के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं, हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक एक करके आप हिंदुओं को मार रहे हैं। दीपू चंद्रदास की मौत सबसे नृशंस मौत थी। आपने देखा किस तरीके से भीड़ ने उस पर हमला किया, फिर पेड़ से टांग कर उसे आग लगा दी गई। ये इंसानियत को जलाने वाला काम किया गया था, ये इंसान नहीं कर सकते। और उसके बाद एक बार फिर ये ताजा मामला सुनामगंज जिले में, जहां पर एक बंदे को मारा गया, हिंदू व्यक्ति को पीटा गया और उसके बाद उसको जहर दिया गया उस मकसद से कि अब इसकी जान लेनी ही लेनी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्री प्लान चीजें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और यहाँ पे उस अंतरिम सरकार की ये जितने भी जो दावे चल रहे हैं, अभी भी जो वहां के मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम हमारे बांग्लादेश में सब ठीक है, सब बढ़िया ऑलराइट चल रहा है, यही चल रहा है क्या? ये ठीक हालात नहीं है। वहां पे हिंसा जो है, बांग्लादेश के जो लोग हैं शायद इस बात को अब नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इसका परिणाम कितना बड़ा भुगतना एक बार फिर से उनको मिल सकता है। एक तरीके से बांग्लादेश में अराजकता व्याप्त हो गई है। जिस तरीके की ये तमाम घटनाएं, दर्जनों ऐसी फहरिस्त है कि घटनाओं की लिस्ट पूरी भरी पड़ी है और बांग्लादेश की यूनुस सरकार इसे कंट्रोल करने में अब तक असफल साबित हुई है। सबसे बड़ी बात, ऐसे दौर में भी हिंदुस्तान ने, अगर हम देखें तो उसने बांग्लादेश के साथ एक पहल करने की कोशिश की। आपको याद होगा बेगम खालिदा जिया का जब इंतकाल हुआ, उनके जनाजे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच गए। उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की और ऐसे वक्त में, और सोचिए उन्हीं जब वो वहां थे उस वक्त भी ये एक मामला सामने आया था, किस तरीके से एक और हिंदू को टारगेट किया गया।
ऐसे वक्त में जब भारत सरकार के विदेश मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका मकसद क्या है? क्या आप सीधे हिंदुस्तान को ही टारगेट कर रहे हैं? आप उनको मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम एक एक करके दिन बदलते रहेंगे, हम हिंदुओं को टारगेट करते रहेंगे, हम उनकी जान लेते रहेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप चुप्पी, आपकी जो चुप्पी है वो हमको और बढ़ावा दे रही है। तो कहने की बांग्लादेश को इस वक्त अगर हम देखें, भारत का हस्तक्षेप अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये वहां बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटीज कह रहे हैं कि हमें अब भारत से ही उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? एक तरफ पाकिस्तान को खुश कर रहा है, दूसरी तरफ चीन को खुश कर रहा है। इसी वजह से उसने भारत से बैर मोल लिया है। आपने देखा दैनिक जागरण को जब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया शेख हसीना ने, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि जो बांग्लादेश उन्होंने बनाया था, मोहम्मद यूनुस ने 17 महीने में उस बांग्लादेश को चौपट करके रख दिया, तबाह कर दिया। कहां से आप हिंदुस्तान के साथ उस तरीके से आप दोस्ती की आप उम्मीद करते हो आप? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इश्निंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी, शुरुआत वहां से होती है और उसके बाद से फहरिस्त लंबी चली आती है, चाहे अमृत मंडल को मारना हो, और जिस तरीके से आपने देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान में भी इवन एक हिंदू को, किसान को वहां पे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से ऐसे देशों में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वहां पर हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आखिर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो, और भारत आखिर कब हस्तक्षेप करेगा? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, फिलहाल हाल ही में पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर जो हिंसा में इन दिनों तेजी से बढ़ोतरी हुई है, गुरुवार को बांग्लादेशी पुलिस ने हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास के लिंचिंग के पीछे मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। दीपू चंद्र दास एक गारमेंट वर्कर थे और इनकी इश्निंदा के आरोपों पर हत्या की गई। वो मरते मरते कहते रहे। ये सबसे चर्चित केस था। इस केस के बाद ये जो तमाम उसकी तस्वीरें सामने आई थी, उसने कहीं ना कहीं मतलब संवेदनहीनता की हदों को पार कर दिया था। जिस तरीके के आंकड़े सामने आए थे, अब तक कितनी घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो चुकी हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा के बहुत ही डराने वाले आंकड़े सामने आए। रजत, पिछले साल दिसंबर से हम शुरुआत करते हैं, 2025 से ये चीजें शुरू हुई। 2025 में क्योंकि छात्र नेता उस्मान हादी की मौत हुई, उसकी हत्या के बाद हालात बांग्लादेश में बिगड़े। सबने यही कहा कि जो आरोपी है वो बांग्लादेश से भारत भाग गए, जबकि इवन खुद वहां की बॉर्डर पुलिस ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, भारत गए नहीं है वो, लेकिन क्यों आप भारत को वहां पे टारगेट कर रहे हैं? और ऐसे में अगर हम देखें, उसके बाद से भारत के साथ और रिश्ते बांग्लादेश के बिगड़ते चले गए, और इसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में, बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं पर हमलों में और हत्याओं में तेजी से इजाफा हुआ। दीपू चंद्र दास पहला नाम, अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास की हत्या ने समुदाय में गहरी दहशत फैलाई। रजत, शरीयतपुर जिले में एक हिंदू व्यापारी को भीड़ ने दौड़ा कर पीट कर मार डाला। वो घटना भी सबको याद आती है, किस तरीके से बांग्लादेश की भयावहता को जिस तरीके से उजागर किया। तो इन घटनाओं की पुष्टि, एक चीज, एक बड़ा सवाल यहाँ ये अहम हो जाता है, आखिर इस तरीके की जो भीड़ हमला करती है, वो किस मंशा के साथ हमला करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी पर आरोप लगाकर, किसी पर चोरी का आरोप लगा दिया, किसी पर ईशनिंदा का आरोप लगा दिया, किसी को लूटपाट के मकसद से। तो इस दरमियान खासकर अगर हम बात करें, दिसंबर में जो जानकारी है कि कम से कम 51 घटनाएं दर्ज की गई हैं, किस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दिया गया, इनका पैटर्न क्या रहा? देखिए, इन घटनाओं की अगर हम पुष्टि करें जो बांग्लादेश ने की है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के बयान से भी होती है, क्योंकि संगठन बता रहा है कि अकेले दिसंबर महीने में सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम, जैसा कि आपने बताया रजत, 50 से ज्यादा यानी 51 घटनाएं दर्ज हो चुकी है एक महीने के भीतर। ये बहुत बड़ा सवाल है। इनमें 10 हत्याएं हैं, लूटपाट और आगजनी के 23 मामले हैं, डकैती और चोरी की 10 घटनाएं हैं, झूठे इश्निंदा आरोपों में हिरासत और यातना के 4 मामले हैं, और दुष्कर्म के प्रयास की एक घटना और शारीरिक हमलों के 3 मामले शामिल हैं। तो इस तरीके के मामले सामने आए हैं, जिसमें उन बेचारों को, जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है, ये ऐसे आंकड़े सामने आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो हमने आपको बताया है कि इस तरीके के आरोपों में उन पर हमले हुए। आपको याद होगा, इश्निंदा के आरोप में जब दीपू चंद्र दास की पिटाई हुई, बहुत बुरे तरीके से उसको मारा गया उनको, उस वक्त भी उन्होंने हिरासत में पुलिस को कहा कि मुझे बचाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया जिसकी वजह से बांग्लादेश में हिंसा और भड़के। भीड़ न्याय करने लग गई है। मतलब अगर हम इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें कि कानून व्यवस्था की जगह, प्रशासन की जगह अब भीड़ ही जज बन बैठी है। बांग्लादेश में प्रशासन फेल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार फेल। क्या भीड़, किसने हक दिया है भीड़ को कानून हाथ में लेने का? लिंचिंग की ये घटनाएं हर देश में सामने आती है रजत, भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन लिंचिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार के आप उसकी जान ले लो। बिल्कुल, और मतलब एक दो घटनाएं अगर आती हैं तो चलिए, कई बार उस पर उतने सवाल कई बार नहीं खड़े होते हैं, लेकिन लगातार मतलब अब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि बांग्लादेश से इस तरह घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब उन लोगों को, उन बेकसूरों को पीटा जाता है, पुलिस क्या कर रही होती है? पहला सवाल है। उस भीड़ के अंदर जब ऐसे किसी भी निर्दोष शख्स को पीटा जाता है, चलो अगर उसने गलती भी की, फिर भी अगर भीड़ उसे पीट रही, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने क्या वो अधिकार, वो हक कानून का उन भीड़ को दे दिया है, उस उग्र भीड़ को दिया है जिसने? बिल्कुल जिस तरीके से ऋतिक ने कहा कि क्या अब ये सब पुलिस के इशारे पर हो रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है? क्योंकि अगर इशारे पर नहीं होता तो निश्चित तौर पर एक दो घटनाओं के बाद ये घटनाएं थम जाती, रुक जाती,
आगे नहीं होती। लेकिन इसके बाद ये साफ होता है कि मतलब क्या पुलिस प्रशासन और सरकार के इशारे पर भीड़ तंत्र के जरिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल उन मानवाधिकार के लोगों पर भी है, संयुक्त राष्ट्र पर भी है कि अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे क्यों बैठा है।